Good morning, dear students. Hope you are doing well. Today we are here with our economic topics, that is Chapter 5, Cost of Production and Concept of Revenue, Part 6. Students, in last part we have discussed revenue, the concept of revenue, right? Many concepts we have seen. We have seen the total revenue. We have studied then average revenues and marginal revenue, right? So we have seen the diagrams as well and many other things. So let's begin the lecture now. Concept of revenue. लास्ट हमने जहाँ स्टॉप किया था वो था मार्जिनल रेवेन्यू. वी हैव लर्न मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू से ही हम कंटिन्यू करेंगे. सो वी ऑल नो व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू. अगर आप भूल गए हो तो लेट्स रिवाइज इट. द इनकम फ्रॉम पर यूनिट सेल इज एवरेज रेवेन्यू of firm, whereas marginal revenue is revenue from the sale of one additional unit. So the marginal revenue is the change in total revenue which results from sale of one more unit of a commodity. ये अपने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, बट अगेन यहाँ इस लेक्चर में डिस्कस इसलिए हो रहा है बिकॉज यहीं से हम कंटिन्यू करने वाले हैं. सो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? इनकम फ्रॉम पर यूनिट सेल, राइट. पर यूनिट सेल से हमें जितना इनकम होता है उसे हम कहते हैं एवरेज रेवेन्यू. जो हमने एक पेन का डिस्कशन किया था, राइट, और पेन का हमने जो एग्जाम्पल लिया था, ओके. सो वही यहाँ पे समझाया गया है कि अगर हमें एक पेन को सेल करने से, राइट, अगर वी हैव सीन के देयर आर 100 पेन्स, ओके, और एक पेन की कीमत थी 50 रुपीज. तो अगर हम 100 पेन को सेल करते हैं तो उसका जो प्राइस क्या है, दैट इज 50 रुपीज. ये तो हमें पता है. बट अगर समटाइम्स व्हाट हैपन कि हम बल्क में सेलिंग कर रहे हैं, जैसे अगर मैं 1000 पेन सेल कर रही हूँ, राइट, और मैंने 50,000 अर्न किया, तो मेरा इनकम कितना हुआ, तो वो फाइंड करते हैं किससे? एवरेज रेवेन्यू से. तो वो क्या हमारा एवरेज रेवेन्यू, ये हमें पता है. बट मार्जिनल रेवेन्यू क्या है कि 1000 पेन में सेल कर रही हूँ, राइट, मेरे पास 1000 यूनिट्स ऑफ पेन है. अगर उसमें गलती से एक यूनिट एडिशनल ऐड हो गया, एक एडिशनल यूनिट उसमें डाल दिया मैंने, 1001 यूनिट्स ऑफ पेन अगर मैंने बना दिए, अब मैं उसे सेल करती हूँ, तो क्या होगा कि उस एडिशनल यूनिट की वजह से मेरा जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आएगा, मेरे जो टोटल इनकम में चेंज आएगा, वो होगा मेरा मार्जिनल रेवेन्यू. कैसे? लेट्स सी द एग्जांपल. फर्म रिसीव्स इनकम ऑफ 50,000. एक फर्म है, 50,000 इनकम वो कर रहा है बाय सेलिंग 1000 यूनिट्स ऑफ पेन, 1000 पेन को बेचने से. अब नाउ फर्म सेल्स, अब फर्म ने क्या किया, 1001 यूनिट ऑफ पेन फर्म ने सेल किया. 1000 था, अब एक यूनिट, सिर्फ एक पेन एक्स्ट्रा ऐड हुई उसमें, राइट. तो फर्म की अब इनकम कितनी हो गई? 5000 तो नहीं रही, 5000 से इंक्रीज होके अब वो हो गई 50,000 तो नहीं रही, 50,000 से इंक्रीज होके अब हो गई 50,045, राइट. सो ये जो 45 रुपीज एक पेन से जो मिला वो होगा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, जिसकी वजह से टोटल रेवेन्यू में चेंज आया. ठीक है. So we can say the marginal revenue is the change in total revenue on account of sale of an additional unit of output. एक additional unit of output की वजह से marginal revenue में या marginal revenue हमें जो मिलता है उसकी वजह से जो total revenue में change आता है, that is we called marginal revenue. Okay. चलो अब ये कॉन्सेप्ट देखते हैं. फॉर्मूला बेस मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू दैट इज MRN, दैट इज नंबर, राइट, नंबर ऑफ सोल्ड यूनिट्स. हमने कितने यूनिट सोल्ड किए वो है N. RN माइनस RN माइनस 1. अब देखते ये क्या है. MR क्या है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, N मैंने बताया नंबर ऑफ सोल्ड यूनिट्स, RN है रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ यूनिट्स. हमारा सेल करने से क्या कितना रेवेन्यू हमें मिला,
और आर एन माइनस वन क्या है, एन माइनस वन रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ यूनिट्स, वो भी रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ यूनिट ही है, राइट बट हमने नंबर ऑफ सोल्ड यूनिट्स में से हम वन माइनस करेंगे. कैसे? लेट्स सी द एग्जांपल. In earlier example, we have seen that 1000 pen is sold at the price of 50 rupees and total revenue is 50,000. ये एग्जाम्पल हमें पता है, ठीक है. 1000 पेन बेची और 50,000 हमें मिले, हमारा एवरेज रिवेन्यू निकला 50 रुपए, यानी एक पेन की प्राइस 50 रुपीज, दैट इज अवर एवरेज रिवेन्यू. अब अगर मैं 1001 यूनिट सोल्ड कर रहा हूँ, राइट, देन टोटल रिवेन्यू कितना होगा, 5045. तो ये एज पर द फॉर्मूला होगा, ठीक है. सो मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट एज अंडर. कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे n इक्वल्स टू 1001. n यानी हमने कितने यूनिट सोल्ड किए, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो वो है 1001 यूनिट्स. देयरफॉर n माइनस वन कितना होगा, अब 1000 में से एक यूनिट निकाल देंगे तो n माइनस वन हमारा है 1000 यूनिट, जो हमारा पहले था, राइट. एक्चुअल यूनिट हमारा पहले 1000 था, उसके बाद एक यूनिट ऐड हुआ, इसलिए n माइनस वन को हम ले लेते हैं 1000. सो हमारा MRN इक्वल्स टू RN माइनस RN माइनस वन. सो इन शॉर्ट हम मार्जिनल रेवेन्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये तो ठीक है फॉर्मूला बेस्ड है. अगर मैं डायरेक्टली बोल दूं कि पहले मैं 1000 यूनिट सेल कर रही थी, राइट, उसमें मैं 50,000 अर्न कर रही हूँ, अब मैं 1001 यूनिट सेल कर रही हूँ, एक यूनिट सेल ऐड होने की वजह से अब मेरी टोटल इनकम क्या हो गई, 50,045. तो एक एडिशनल यूनिट की प्राइस क्या हुई, 45, राइट. ये मुंह पर है बट हमें फॉर्मूला बेस सीखना होगा. सो दैट्स व्हाई MRN इक्वल्स टू RN माइनस RN माइनस वन. लेट्स सी. सो हमारा RN क्या है, वो है 5045, ठीक है. ये टोटल अमाउंट जो मार्जिनल की वजह से हमें मिला, एक एडिशनल यूनिट ऐड करने की वजह से, माइनस करेंगे हम n माइनस वन, यानी n माइनस वन हमारा क्या था, 1000. तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 50, दैट इज 50,000 रुपीज जो हम पहले अर्न कर रहे थे. सो दैट इज माइनस 50,000, जिसमें से हमने n माइनस वन निकाल दिया, यानी एक जो एडिशनल यूनिट ऐड किया था उसका प्राइस हमने 45 रुपीज निकाल दिया. सो कितना अमाउंट रहेगा, 50,45 में से 50,000 निकाल दो तो 45 हमारा मार्जिनल रिवेन्यू है. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, उसे वर्बली भी इसको सॉल्व कर सकते हो. चलो अब यहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू फिनिश होता है. नाउ विल लुक फॉरवर्ड टू टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट. इन तीनों रिवेन्यूज को अगर हम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे देखेंगे, लेट्स सी. Perfectly competitive market is such a market where firm accepts market price and sell its commodity. Perfectly competitive market जो है वो एक ऐसा मार्केट है जहां पे फर्म को मार्केट प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ता है. सी, जब हम मार्केट की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी मार्केट में, क्लोथ मार्केट में चले जाओ, क्लोथ जाने देता है, लेट्स टेक फ्रूट मार्केट. आप फ्रूट मार्केट में चले जाओ, आप हर एक शॉप पे जाके फ्रूट मार्केट में सपोज एप्पल के प्राइस पूछो, हर एक शॉप में यू विल फाइंड इट इज अराउंड 100 रुपीज. लेट्स टेक 100 रुपीज पर केजी. सो इन दैट एवरी शॉप द प्राइस वुड बी सेम, क्योंकि ये मार्केट प्राइस है. दे हैव डिसाइडेड दिस प्राइस और उन्हें इसी प्राइस पर सेल करना होगा, वो उससे ज्यादा नहीं सेल कर सकते. और अगर शायद एक मार्केट में बैठ के वो 100 के जगह 120 ले रहा है तो माइट भी उसके एप्पल सेल ना भी हो, डिपेंड्स, ठीक है. सो मार्केट की परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट किसे कहते हैं. इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट यूजुअली व्हाट हैपेंस कि फर्म को मार्केट ने जो प्राइस दी है उसे एक्सेप्ट करना होगा और अपनी कमोडिटीज को उसी प्राइस में सेल भी करना होगा, ठीक है. इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट commodities are homogeneous and there are large number of buyers and sellers. ये कोई मोनोपोली टाइप ऑफ मार्केट नहीं है where one seller and numbers of buyer. जब ऐसा होता है तो मार्केट प्राइस जैसी कोई चीज होती ही नहीं. जब एक सेलर हो और नंबर्स ऑफ बायर हो, हम उसे कहते हैं मोनोपोली.
दिस इज नॉट, आज के जमाने में मोनोपोली मार्केट है ही नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, सेलर को पता है कि मेरे अलावा कोई ये प्रोडक्ट बनाता ही नहीं और कोई बेचता ही नहीं है, तो मैं जो भी कीमत मांगूंगा, मैं जो प्राइस रखूंगा, पब्लिक उसको खरीदने आएगी ही आएगी, बिकॉज देर इज नो ऑप्शन, देर इज नो अदर ऑप्शन फॉर पब्लिक, है ना। बट अब क्या है, नंबर्स ऑफ बायर्स है और नंबर्स ऑफ सेलर्स है, बहुत सारे सेलर्स है, तो बायर्स को लगता है कि ये हमें लूट रहा है तो वो दूसरे पास जा सकते हैं। गेटिंग, सो अब क्या हो गया, कंपटीशन मार्केट, ये जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसकी कमोडिटीज होमोजीनियस हो गई है, राइट। numbers of varieties and numbers of quantities are available with all the sellers, right? So large numbers of buyers और sellers दोनों चीजें available है। buyers and sellers have complete knowledge of market situation, दोनों को ही, खरीदार को भी और बेचने वाले को भी, दोनों को क्या है, पूरा मार्केट सिचुएशन का नॉलेज है कि अभी मार्केट क्या है, अभी मार्केट की स्थिति क्या है, पूरा नॉलेज है। कोई भी कंज्यूमर को आप बेवकूफ नहीं बना सकते कि भाई 100 रुपए की एप्पल आप 200 रुपए में बेच दो, ये तो बाहर का आया है, लग रहा है बाहर का, इसको बेच देते हैं, नहीं। सेलर्स एंड बायर्स बोथ हैव दैट नॉलेज ऑफ मार्केट सिचुएशन। एक तो मार्केट सिचुएशन कैसी चल रही है, अभी मंदी में है, तेजी में है, क्या है उसका भी पता होता है, प्राइस भी पता होता है। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। यहाँ तक कि बायर्स को ये भी पता होता है कि कौन सी ब्रांड की चीजें ज्यादा डिमांड में है, राइट। तो प्राइस हर एक गुड्स की या कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई के बेस पर डिटरमाइंड किया जाता है, ठीक है। एंड फर्म सेल्स कमोडिटी ऑन दैट प्राइस ओनली, और फर्म को उसी प्राइस में उस कमोडिटी को सेल करना होगा। नो फर्म कैन इफेक्ट द प्राइस, देयरफॉर प्राइस इज फिक्स्ड एंड कांस्टेंट। तो कोई भी फर्म परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में किसी भी प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकता। जो प्राइस मार्केट ने डिसाइड की है उसी फिक्स्ड प्राइस पर उन्हें सेल करना है, उन्हें मार्केट चलाना है। सो प्राइस हमेशा फिक्स्ड रहेगा और कांस्टेंट रहेगा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, ठीक है। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कैसे रन करता है, तो ये जो इसकी मार्केट प्राइस क्या होगी, इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू यही कंटिन्यू कर रहे टॉपिक। अब यहाँ पे देखो, इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 50 देन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज 50 ओनली। ये तो हमने आगे भी पढ़ लिया एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में भी, कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस 50 है तो उसका मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों ही 50 होगा, ठीक है। नाउ therefore firm's average revenue and marginal revenue curve is same and parallel to x-axis. In diagram we can see these by dd curve which is horizontal to x-axis. तो इससे क्या पता चलता है कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व पैरेलल जाएगा, सेम होगा और पैरेलल जाएगा टू एक्स एक्सिस। ये हम अभी आगे डायग्राम में देखेंगे। जो हमारा कौन सा कर्व बन रहा है, डी कर्व बनेगा जो हॉरिजॉन्टल होगा टू एक्स एक्सिस। लेट्स सी, you can see the diagram here. Y axis shows the revenue, x axis shows the units sold, right? And you can see the dd curve, right? dd curve जो y axis में है, d you can see ये completely parallel to x axis है ना। तो ये क्या है, dd curve is the AR equals to MR equals to P, यानी जितना एवरेज रेवेन्यू होगा उतना ही मार्जिनल रेवेन्यू होगा और उतना ही हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा, मार्केट प्राइस होगा, ठीक है। एंड अदर थिंग, एक क्रॉस में एक लाइन जा रही है 90 एंगल में, राइट, एक राइट एंगल बन रहा है आर लाइन जो देख सकते हो, ये है टोटल रेवेन्यू कर्व, ठीक है। चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम नाउ। In the diagram, revenue curve of a firm is shown. We can see three things in it. Revenue of a firm यहाँ पे दिखाया है, इसमें हमें तीन चीजें दिख रही है, क्या, let's see. First है, in perfectly competitive market, firms
मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू इज कांस्टेंट एंड सेम। ये तो हमें समझ में आ गया डीडी कर्व से कि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू ये हमेशा सेम रहेगा, इक्वल्स टू यानी सेम, वन एंड सेम। जितना एवरेज रेवेन्यू उतना ही मार्जिनल रेवेन्यू और उतना ही परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये हम किससे देख सकते हैं, वन लाइन कर्व दैट इज डीडी ओनली। डीडी से हमें ये पता चल रहा है ऑल पॉइंट्स ऑफ डीडी कर्व शोज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या समझ में आता है। एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस। ये हमें दिख रहा है राइट कि डीडी कर्व किसके पैरेलल है, ओ और एक्स एक्सिस के, राइट, शोन बाय डीडी कर्व। हियर एवरेज रेवेन्यू एंड marginal revenue curve converted into one another and the slope. सो यहाँ पे मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाते हैं, ये कर्व कन्वर्टेड हो जाते हैं एक दूसरे में, क्योंकि इक्वल्स टू है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू वन अनदर एंड द स्लोप, और उस बेस पर स्लोप ऑफ अ कर्व क्या हो जाता है, दैट इज 0। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट देखो, टोटल रेवेन्यू कर्व हम देख सकते हैं और राइट टू इंक्रीजिंग अपवर्ड गोइंग कर्व, राइट, ये ऊपर की साइड राइट हैंड साइड की तरफ अपवर्ड जा रहा एक ऐसा कर्व है जो 45 डिग्री एंगल एट अ 0 पॉइंट बना रहा है, 0 पॉइंट से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, राइट। अरे हाँ, राइट मैंने कहा था राइट एंगल बना रहा है, वो तो दैट इज वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस है, सॉरी। ये 45 डिग्री यानी ये जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, ओके, दैट इज 90 डिग्री एंगल, उसके बीच में से ये जो निकला है दैट इज हाफ ऑफ 90 डिग्री यानी 45 डिग्री एंगल, ओके। At a 0 point, this curve indicates that the sale of goods increases. ये कर्व ये बता रहा है कि goods, sale of goods increase हो रहा है, total revenue also increase हो रहा है, पर दोनों equal rate पे increase हो रहा है। ठीक है, therefore the slope of total revenue curve is positive, इसलिए ये जो slope है वो positive है और equal proportion में भी है। ठीक है, hope you are getting it clearly, okay। सो इन शॉर्ट यही दिखाए 3 पॉइंट्स हमने जो समझ में आए। फर्स्ट हमने देखा डीडी कर्व के बारे में बताया है, राइट, कि एआर और एमआर ये ऑलवेज सेम होता है और कांस्टेंट होता है। सेकंड हमें यही बताया गया कि एआर और एमआर यानी डीडी कर्व ये ओ और एक्स के पैरेलल होता है, यानी जितने यूनिट्स हम सोल्ड कर रहे हैं उसी हिसाब से एआर और एमआर भी निकलेगा। ठीक है, दैट इज एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू भी यूनिट्स के सोल्ड के हिसाब से ही निकलेगा। ठीक है, अगर मैंने 50 यूनिट सोल्ड किए हैं तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू या एवरेज रेवेन्यू भी उसके प्राइस के हिसाब से होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमें ये समझ में आया कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू कर्व है, ओके, ये इंक्रीजिंग साइड जा रहा है, ओके, एंड ये इंडिकेट ये कर रहा है कि जब गुड्स सेल जो हो रहे हैं वो जब इंक्रीज होता है तो टोटल रेवेन्यू भी उसके ही इक्वल्स में इंक्रीज होगा। समझ में आया? सो यही 3 चीज थी एक्सप्लेनेशन में। नाउ लेट्स मूव फर्दर। A situation where perfect competition is absent, it is a case of imperfect competition। जहां पे एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां परफेक्ट कंपटीशन है ही नहीं, एब्सेंट है, तो हम उसे क्या कहेंगे, कैसा मार्केट है वो, इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अब मार्केट आर मेनी टाइप्स, मार्केट के बहुत सारे टाइप्स है, जिसमें से एक मैंने मोनोपोली समझाया आपको। देयर आर मोनोपोली, duopoly, oligopoly, monopolistic competitions are examples under this market। मोनोपोली मैंने कहा कि वन सेलर एंड नंबर्स ऑफ बायर। ठीक है, duopoly यानी वी कैन से 2 sellers, फाइन, बट ओलिगोपोली यानी नंबर्स ऑफ सेलर्स एंड नंबर्स ऑफ बायर्स। मोनोपोलिस्टिक यानी जहां पे हर एक चीज अवेलेबल है, all types of market is available, fine। So such types of competition is there and these are the examples of market, mainly monopoly and monopolistic market where sellers has to reduce the price in order to sell more units। मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक मार्केट एक ऐसा हो जाता है कि सेलर क्या करता है, अपनी प्राइस को रिड्यूस करता है, क्योंकि उसे क्या करना है, ज्यादा यूनिट्स सेल करने हैं, वो लॉस में तो नहीं बेचेगा। ठीक है, इट मीन्स टू इंक्रीज हिज डिमांड, अपनी डिमांड बढ़ाने के लिए वो
क्या कर रहा है, अपनी अपनी सेल को बढ़ाने के लिए वो टोटल रेवेन्यू को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एट अ डिक्रीजिंग रेट, यानी उसकी सेल बढ़ेगी, राइट, बट उसकी प्राइस भी बढ़ेगी बट एट एन डिक्रीजिंग रेट. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ पेन जो वो 50 रुपीज में सेल कर रहा था, अब तक वो 100 यूनिट सेल कर रहा था, उसे लगा कि यार अभी तो इसकी सेल बढ़ानी है, तो वो 50 के जगह 45 कर देता है. अब वो 100 के जगह क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, अब वो 120 यूनिट्स 120 पेन सेल कर रहा है, यानी उसकी सेल भी बढ़ी, उसका टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, बट कैसा, पहले वो 50 रुपीज पर पेन पे कमा रहा था, अब वो 45 रुपीज कमा रहा है, यानी 5 रुपीज उसमें उसे एडजस्ट करने पड़े एट अ डिक्रीजिंग रेट. ठीक है, एज अ रिजल्ट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. तो जब ऐसा कुछ होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन जैसा कुछ अराइज होता है, दिस इज वी कॉल्ड इम्परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है, तब क्या होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों डिफरेंट जाते हैं. परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है, हमने आगे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट पढ़ा था, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता था कि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू, यानी सेम एंड कांस्टेंट. बट इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, उसमें हमेशा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू डिफरेंस जाएंगे. ठीक है, due to decrease in price, average revenue curve slope downwards from left to right. अब क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो रही है, तो एवरेज रेवेन्यू का जो कर्व स्लोप है वो नीचे की तरफ जाएगा, from left to right. For more sale of product, it is necessary to decrease price, and due to that, marginal revenue also decrease. ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करने की वजह से, या अगर हमें ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें इसकी प्राइस को डिक्रीज करना होगा, तो ही ज्यादा सेल होगा, राइट. और इसलिए क्या होता है, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी डिक्रीज हो जाता है. विद द डिक्रीज इन प्राइस, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑल्सो डिक्रीजेस. क्योंकि प्राइस डिक्रीज हुई तो ऑटोमेटिकली एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू भी डिक्रीज होंगे. बट द डिक्रीज इन मार्जिनल रेवेन्यू इज रैपिड. मार्जिनल रेवेन्यू एक क्या होता है, हमने देखा था, एक एडिशनल यूनिट जब ऐड होता है, बट यहाँ पे क्या होगा, सेल ज्यादा होगी, बट मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, रैपिडली डिक्रीज होगा. एवरेज रेवेन्यू के कंपैरिजन में मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा स्पीड से डिक्रीज होगा. ठीक है, देयरफॉर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज बिलो. इसी वजह से मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व के नीचे होगा. लेट्स सी द डायग्राम. Now you can see the y-axis that is revenue and x-axis shows the unit sale that is output. ठीक है, now आप देख सकते हो, जैसे कहा कि marginal revenue जल्दी डिक्रीज होता है एवरेज रेवेन्यू से, जिसकी वजह से मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व एवरेज रेवेन्यू के नीचे होगा. तो यू कैन सी द AR कर्व, राइट, वही पॉइंट से मार्जिनल रेवेन्यू भी शुरू हुआ है, बट वो क्योंकि ज्यादा डिक्रीजिंग, रैपिडली डिक्रीजिंग में जा रहा है. ठीक है, इसकी वजह से वो कर्व इसके नीचे है. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. In the diagram, it is shown that average revenue curve slope downward. दोनों ही downward जा रहे हैं. The fact is कि AR and MR both are going downward from left to right direction. क्यों? क्योंकि उन्हें ज्यादा सेल करना है. प्राइस रिड्यूस हुई है क्योंकि कंपटीशन इस टाइप की है. एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू भी डिक्रीज होगा रैपिडली. बट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व के नीचे होगा, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा रैपिड से डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, सी एवरेज रेवेन्यू कर्व फॉर रैपिड डिक्रीज इन मार्जिनल रेवेन्यू इज दैट टू इंक्रीज सेल. अगर हमें सेल इंक्रीज करना है तो हमें प्राइस रिड्यूस करना होगा, जो हमने, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल अर्लियर यूनिट्स ऑल्सो. तो आगे के जितने भी यूनिट्स है उस पर भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा. Getting के सेल इंक्रीज करने के लिए we have to reduce the price, and when we reduce the price, average revenue and marginal revenue never same. ये दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, और marginal revenue ज्यादा स्पीड में डिक्रीज होगा, इसलिए उसका कर्व हमेशा एवरेज रेवेन्यू के नीचे रहेगा. ठीक है, so let's end the chapter here and finally हमारा lesson 5 यहाँ पे
एंड होता है. दिस वॉज द लास्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड एंड आई होप कि जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए रिलेटेड टू द टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हो. एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इकोनॉमिक्स, राइट. अभी आप देखो कि इट्स अ बिगनिंग ऑफ योर इकोनॉमिक्स. ये 11th स्टैंडर्ड है. इकोनॉमिक्स ये पूरा बेस है, ठीक है. यहाँ हम जो भी पढ़ रहे हैं इट्स ऑल इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, राइट. मैं हर लेक्चर में कहती हूँ ये इम्पोर्टेंट, बट दिस आर द बेस. ये बेसिक्स है इकोनॉमिक्स का, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारे चैप्टर्स को आपको बहुत ध्यान रखना है. सो यू हैव द वीडियोज विथ यू, राइट. यू कैन इवन रिपीटेडली आप 2-3 बार भी वीडियोज को देखो तो काफी पिक्चर क्लियर हो जाएगा.